नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। आप देख रहे हैं इनसाइड विद अनुराग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसा क्या हुआ कि हिंसा इतनी भड़क गई? क्या आप जानते हैं कि एक साथ अचानक वहां इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? कब और कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की शुरुआत हुई, जिसमें जान माल का नुकसान हो गया? प्रदर्शनकारियों की हिम्मत आखिर कैसे इतनी बढ़ गई कि वो पुलिस पर भी भारी पड़ गए, और वो भी योगी के शासन में? मस्जिद के सर्वे से जुड़ा सारा विवाद क्या है? उत्तर प्रदेश का संभल क्यों जल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज इनसाइड विद अनुराग में। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि संभल में आखिर विवाद क्या है, किसने हिंसा भड़काई और बाबा के क्रोध का अंजाम अब क्या होने जा रहा है। मातम में कैसे बदला रविवार? सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉलीडे यानी कि संडे को जब हम आप लोग छुट्टी मना रहे थे, तब उत्तर प्रदेश का संभल क्यों सुलग रहा था। यहाँ की मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले 19 नवंबर की शाम को टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम ने 2 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रही। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली बार जुमे की नमाज हुई और उसके बाद भी कोई बवाल नहीं हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग जमा होने लगे थे। पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत करा दिया। साथ ही मस्जिद के चारों तरफ कैमरे भी लगवा दिए। 24 नवंबर यानी कि रविवार की सुबह एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में जब टीम दूसरी बार सर्वे करने पहुंची, तो सर्वे की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। और जैसे ही लोगों को पता चला कि मस्जिद की तरफ सर्वे की टीम जा रही है, वैसे ही वहां पर भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को लगा कि आज कुछ अनहोनी हो जाएगी। सुबह करीब 9 बजे भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया और पहले धक्का मुक्की हुई और बाद में भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। यही बात दोस्तों समझने वाली है कि इसमें 4 लोगों की मौत आखिर कैसे हो गई और 30 से ज़्यादा पुलिस वाले कैसे घायल हो गए। पुलिस पर पथराव के लिए जो ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, वो वहाँ पर एकदम से कैसे पहुँचे, इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पहले वहाँ के लोगों ने मन बना लिया था कि आज जो सर्वे होने वाला है, जब पुलिस आएगी तो उन पर पथराव किया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। और हमले की स्क्रिप्ट वहाँ पर पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जो सूत्र है वो बताते हैं कि जो वहाँ पर विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि योगी ने जिस ढंग से उपचुनाव में बाजी मारी है, जिस ढंग से वहाँ पर मुसलमानों का एक एक वर्ग का साथ योगी को मिला है, उससे विपक्ष को इस बात की चिंता होने लगी थी कि क्या पूरा का पूरा जो उनका कुनबा था वो तो योगी के पास चला गया और आने वाले चुनाव में कहीं मुसलमान उनसे छिटक तो नहीं जाएगा। ऐसे में विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने वहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश की। उन लोगों को समझाया गया कि बाबरी मस्जिद आपके हाथ से जा चुकी है, वहाँ पर राम मंदिर बन चुका है। उन्हें यह भी बताया गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। वहाँ पर न्यायालय में मामला चल रहा है। अगर आज भी आप नहीं जागे तो यहाँ की मस्जिद भी आपके हाथ से निकल जाएगी। विपक्ष ने धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए ये भी कहा कि मथुरा भी आपसे छिपा नहीं है, उसका निर्णय भी जल्दी ही हिंदुओं के पक्ष में आ जाएगा। ऐसे में आज आपके पास अवसर है, आज कुछ करके दिखाइए अपनी कौम के लिए, तो अपनी इस मस्जिद के लिए। बीती रात जब उनका ब्रेन वॉश हुआ तो वहाँ के लोग हरकत में आ गए। ईंट पत्थरों का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। ट्रैक्टर आपको लगातार वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टरों में लोग ईंट और पत्थर भर कर लाए थे। उन सभी जगहों पर ईंट और पत्थर पहले ही रख दिए गए थे ताकि पुलिस पर पथराव किया जा सके। ट्रैक्टर पर, लोगों के घरों की छतों पर, बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था। पूरी तैयारी कर ली गई थी। पुलिस के आते ही माहौल बना दिया गया और लोग उन पर टूट पड़े। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि संख्या बल में अधिकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस पर भारी पड़ना जो है, पुलिस का नुकसान कर सके। आप भी थोड़ा समझिए कि पिछले 2 बार के सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपट गए। आखिर इसी सर्वे में ऐसा क्या हो गया कि हिंसा भड़क जाए? सर्वे करने आए लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, कोई टिप्पणी भी नहीं की गई, कोई विरोध भी नहीं किया गया। तो आखिर फिर ऐसा क्या हो गया? जो सूत्र बता रहे हैं कि यह सब हुआ विपक्षी पार्टियों की तरफ से धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का यह नतीजा था। विरोध इतना उग्र था कि पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजीव कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र के पैर की हड्डी टूट गई। संभल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी के पैर में भी गोली के छर्रे लगे। अपने ही देश में एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ भड़काना
छद्म राजनीति का बेहद निम्न हरकत है। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। इसके साथ ही इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, जिन्हें माफियाओं के लिए आतंक का दूसरा नाम कहा जाता है, उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों की कॉल डिटेल्स तलाश कर रही है। योगी समझ गए हैं कि एक रणनीति के तहत किया गया प्रदर्शन है। जिस योगी को हम जानते हैं कि वो इन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लगने लगा है कि इसमें शामिल उपद्रवियों के लिए बाबा का बुलडोजर तैयार हो रहा है। पुलिस पर पथराव और गोली चलाना ये योगी सहन बिल्कुल नहीं कर सकते। जो जनता उन्हें संरक्षक मानती है, उन पर हमला यानी सरकार पर हमला है। सरकार से टकराने का मतलब है योगी के गुस्से का शिकार होना। पुलिस इनमें शामिल लोगों की पूरी कुंडली निकाल रही है। एक बार पता लग गया तो फिर बाबा का बुलडोजर किस तरह गरजेगा, इसका एहसास भी उपद्रवियों को जरूर होगा। पुलिस का एक्शन। पुलिस ने संभल के सांसद जिया उर रहमान वर्क और संभल के विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि हिंसा भड़काऊ बयान के चलते ही भड़की है। पुलिस की मैगजीन तक लूटी गई। लगभग 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सभी लोगों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान का सिलसिला शुरू हो गया है और आधे से ज़्यादा लोगों को जेल भी भेज दिया गया है जो लोग इस घटना में शामिल है। घायल सब इंस्पेक्टर दीपक राठी ने 800 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि जो रहमान वर्क और सोहेल इकबाल हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि वो जिले में नहीं थे, लेकिन साजिश उन्हीं की थी, ऐसा पुलिस ने बताया। उन्होंने कहा कि भीड़ को उकसाने का काम पॉलिटिकल लोगों ने किया, जिसके चलते वर्क साहब को नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। किसी का बचना बहुत ही मुश्किल है। अब आप समझिए कि आखिर विवाद क्या है। संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलकर एक अनोखा विग्रह उभरा था और इसी कारण से इसे हरिहर मंदिर कहा जाता है। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बड़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आईने मकबरी किताब में इस बात का उल्लेख भी है। जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है वहां पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज भी पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुंच का अधिकार है। अब अदालत ने क्या कहा था, आइए समझते हैं और आपको बताते भी हैं। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा गया। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इन सब के बीच में जो हिंसा भड़की है वो विपक्ष की गंदी मानसिकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आप इजाज़त। नमस्कार।